नमस्कार साथियों, राधे राधे। मैं अंजलि कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म स्टडी विद अंजलि यूट्यूब चैनल पर। आज हम एसएसटी सेगमेंट के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जिसका नाम है बिहार जीके, उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। इस बिहार जीके के अंतर्गत यह सिर्फ एक विषय ही नहीं बल्कि यह हमारे लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है अपने राज्य, अपने बिहार के बारे में जानने का। तो चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि जो हमारा बिहार है वह कहाँ अवस्थित है, इसकी स्थिति क्या है, और फिर हम बात करेंगे कि इसके कुछ प्रतीक हैं, बिहार के जो कुछ मूलभूत प्रतीक हैं, और फिर उसके आगे हम बात करेंगे इसके प्रशासनिक विभाजनों के बारे में, और फिर हम बात करेंगे कि जो हमारा बिहार है इसका नाम बिहार ही क्यों पड़ा, ऐसी क्या वजह रही होगी कि हमारे राज्य का नाम बिहार पड़ा, कुछ और भी नाम दिया जा सकता है। तो चलिए आज की क्लासेस की शुरुआत करते हैं। तो यह जो हमारा बिहार है, सबसे पहले हम इसकी अवस्थिति के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे इसकी अवस्थिति के बारे में, यानी हमारा बिहार, यदि हम अपने बिहार को मैप पर ढूंढना चाहें तो एग्जैक्ट डेटा के अनुसार हम इसे कहाँ ढूंढ सकते हैं। इसकी अवस्थिति की बात करेंगे। तो यह जो हमारा बिहार है, सबसे पहले तो इसमें यह डेटा ऐड होगा कि जो हमारा बिहार है यह भारत के उत्तर पूर्व में अवस्थित है। भारत के उत्तर पूर्व में अवस्थित है। हमारा जो बिहार है वह भारत के उत्तर पूर्व में अवस्थित है। अब यह उत्तर पूर्व का मतलब क्या हुआ, तो आप सभी जानते हैं हमारी 4 दिशाएं हैं। हमारी जो दिशाएं हैं 4 हैं। यह हो गया नॉर्थ यानी उत्तर, यह हो गया साउथ यानी दक्षिण, यह हो गया ईस्ट यानी पूरब, और ये हो गया हमारा वेस्ट यानी पश्चिम। तो हमारा जो बिहार है वह कहाँ अवस्थित है, इसे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आप सभी को पता होगा कि जो हमारा देश भारत है उसके बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है, यानी कर्क रेखा जो है भारत को 2 भागों में विभाजित करती है, और यह जो हमारा बिहार है वह कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है। यानी जो हमारा बिहार है वह कर्क रेखा के बिल्कुल उत्तर में अवस्थित है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो हमारा बिहार भारत के उत्तर में अवस्थित है। इससे एक फैक्ट पता चला कि जो हमारा बिहार है वह भारत के उत्तर में अवस्थित है। अब अगर पूरब की बात की जाए तो आप सभी को पता है कि जो हमारा देश भारत है उसका जो मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, वह उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, यह जो बीच की लाइन बनेगी वह यूपी से होकर गुजरती है, जो कि बिहार के बिल्कुल बगल में है। तो यूपी से होकर गुजरती है, और यह जो हमारा बिहार है वह उसके ईस्ट यानी पूरब में अवस्थित है। तो इससे हमें यह भी पता चल गया कि हमारा बिहार जो है भारत के पूरब में अवस्थित है। तो इन दोनों को मर्ज करके हम कह सकते हैं कि जो हमारा बिहार है वह यहाँ अवस्थित है। हमारा बिहार जो है कुछ यहाँ अवस्थित है, तो इसीलिए हम कहेंगे यह नॉर्थ और ईस्ट यानी उत्तर और पूरब के बीच में अवस्थित है। तो इसीलिए हम कहेंगे कि हमारा बिहार उत्तर पूर्व में अवस्थित है। अब इसके हम अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की बात करते हैं। अगर बात की जाए अक्षांशीय विस्तार की, अगर हम बात करें बिहार के अक्षांशीय विस्तार की, तो इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो बिहार का अक्षांशीय विस्तार है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर 24 डिग्री 20 मिनट
10 सेकेंड उत्तर से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तर नॉर्थ। यानी जो हमारे बिहार का अक्षांशीय विस्तार है वह कितना है, तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड नॉर्थ से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड नॉर्थ तक। यानी यह जो हमारा बिहार है यह उत्तर से दक्षिण अक्षांशीय विस्तार। हाँ, अक्षांशीय विस्तार की बात की जाए तो सबसे बिहार का जो दक्षिणतम बिंदु है और जो बिहार का सबसे उत्तरोत्तम बिंदु है उसके बीच में मतलब जो भी अक्षांश आता है उसका ये विभाजन है। अब आगे हम बात करते हैं देशांतरीय विस्तार की। तो बिहार का देशांतरीय विस्तार क्या है? हमारे बिहार का देशांतरीय विस्तार क्या है? तो हमारे बिहार का देशांतरीय विस्तार है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड ईस्ट से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड ईस्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि जब हम बात किए अक्षांशीय विस्तार की तो हम दक्षिण को भी नॉर्थ लिखे और उत्तर को भी नॉर्थ लिखे, ऐसा क्यों? उसके आगे जब हम बात किए देशांतरीय विस्तार की तो हमने पूरब को भी ईस्ट लिखा और पश्चिम को भी ईस्ट लिखा, पश्चिम को भी ईस्ट लिखा और पूरब को भी ईस्ट लिखा, ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए है, हमने पीछे ऊपर में ही पढ़ा कि जो हमारा बिहार है वह पूरी तरह उत्तर में अवस्थित है और पूर्व में अवस्थित है। इसीलिए जो हमारे बिहार का अक्षांशीय विस्तार होगा वह चाहे बिहार का दक्षिणी बिंदु हो या उत्तरी बिंदु, वह पूरी तरह दोनों पूरी तरह से दक्षिण मतलब भारत के उत्तर में अवस्थित होगा। और बात की जाए देशांतरीय विस्तार की तो देशांतरीय विस्तार बिहार जो है वह भारत के पूर्व में अवस्थित है। तो इसका भी यदि पश्चिमतम बिंदु की बात करें या पूर्वोत्तम बिंदु की बात करें, ये दोनों बिंदुएं कहाँ अवस्थित होगी, तो पूर्व दिशा में अवस्थित होगी। अब आगे हम बात करते हैं इसकी लंबाई की। तो बिहार की लंबाई, बिहार की कुल लंबाई की बात करते हैं। बिहार की कुल लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 345 किलोमीटर। इसे पढ़ने में आसानी हो इसलिए आप ये भी ऐसे याद कर सकते हैं, 345 कंटिन्यू नंबर है। और आगे हम बात करें बिहार के चौड़ाई की। बिहार की चौड़ाई, बिहार की चौड़ाई की बात करें तो यह है 483 किलोमीटर। इसे हम एक फैक्ट से याद कर सकते हैं कि 483 BC में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, तो इसे हम इससे भी याद कर सकते हैं। 483 किलोमीटर बिहार की चौड़ाई हुई। अब हम बात करेंगे बिहार की सीमाओं के बारे में।
अब इसकी सीमाओं के बारे में हम बात कर लेते हैं। इसकी सीमाओं के बारे में बात करेंगे। यानी हमारा जो राज्य बिहार है वह उत्तर में किसे टच करता है, दक्षिण में किसे टच करता है और पूरब तथा पश्चिम में किसे टच करता है। तो इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर के बारे में। तो हमारे बिहार के उत्तर में अवस्थित है नेपाल, और यह नेपाल के साथ बिहार एकमात्र अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। नेपाल के साथ बिहार का एकमात्र अंतरराष्ट्रीय सीमा है, एकमात्र अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा होता है, एकमात्र अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा होता है। और इस नेपाल से बिहार के कुल 7 जिले सटे हुए हैं। इस नेपाल से अगर हम बात करें तो बिहार के कुल 7 जिले सीमा साझा करते हैं, 7 जिले सीमा साझा करते हैं। अब चलिए उन 7 जिलों के नाम हम जान लेते हैं। तो इनमें से पहला है, हम इधर से पश्चिम से शुरुआत करते हैं। तो इसमें हमारा एक जिला हो गया पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। फिर उसी के बगल में आ गया पूर्वी चंपारण, पूर्वी चंपारण। फिर आगे चलते हैं तो सीतामढ़ी, सीतामढ़ी। सीतामढ़ी के बाद चौथा जिला मधुबनी, मधुबनी। पांचवा हो गया सुपौल, सुपौल। छठा हो गया अररिया, और 7वां जिला हो गया किशनगंज, किशनगंज। 7वां जिला हो गया किशनगंज। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि शिवहर, उन्हें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी के बीच में एक छोटा सा जिला शिवहर मिलता है। तो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ शिवहर का नाम मेंशन क्यों नहीं किया गया। तो शिवहर जो है वह नेपाल से सीमा साझा नहीं करता, बल्कि शिवहर पूर्वी चंपारण के बाद, जैसे ये पूर्वी चंपारण का बॉर्डर है और इधर से यहाँ से सीतामढ़ी को निकाल लीजिए और यहाँ से नेपाल का बॉर्डर गुजरा। तो ये जो शिवहर है वह यहाँ बीच में पड़ता है, यानी इसका नेपाल के साथ कोई सीमा साझा नहीं होता है, इसीलिए हम इसमें मेंशन नहीं किए इसको। अब आगे हम बात करेंगे और सीमाओं के बारे में। अभी तो बस उत्तर की सीमाएं लिखे हैं हम। अभी हम दक्षिण, जो कि दक्षिण में बिहार झारखंड से सीमा साझा करता है, फिर पश्चिम में उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है, और अगर पूर्व की बात की जाए तो पूर्व में बिहार पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करता है।
एक एक करके हम इन सब के बारे में जानेंगे। तो अब हम बात करते हैं दक्षिण के बारे में। उत्तर में हमने पढ़ लिया, अब हम बात करेंगे दक्षिण के बारे में। अगर बात की जाए दक्षिण दिशा में, तो दक्षिण में बिहार झारखंड से सीमा साझा करता है। दक्षिण में बिहार झारखंड से सीमा साझा करता है, झारखंड से सीमा साझा करता है। और इस झारखंड से बिहार के कुल 8 जिले सीमा साझा करते हैं। कुल 8 जिले, झारखंड से बिहार के कुल 8 जिले सीमा साझा करते हैं। तो चलिए अब उन 8 के बारे में जानते हैं। तो अगर पहले की बात करें, हम फिर इसमें भी पश्चिम से पूर्व की ओर चलेंगे। तो पहला हो गया हमारा रोहतास, रोहतास। दूसरा हो गया औरंगाबाद, रोहतास, औरंगाबाद। तीसरा गया जी, गया जी वही जिला है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, जिसे पहले गया के नाम से जानते थे, गया जी। चौथा नवादा, पांचवा जमुई, छठा बांका, सातवां भागलपुर और आठवां कटिहार, आठवां कटिहार। अब हम बात करते हैं पश्चिम के बारे में। हम बात करते हैं अब पश्चिम के बारे में, पश्चिम के बारे में। तो पश्चिम में हमारा बिहार उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है, उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है। और यह जो उत्तर प्रदेश है, उससे हमारे बिहार के कुल 8 जिले सीमा साझा करते हैं, कुल 8 जिले। उत्तर प्रदेश से बिहार के कुल 8 जिले सीमा साझा करते हैं। तो चलिए उन 8 के बारे में जानते हैं। तो इसमें से पहला हो गया पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। दूसरा गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण के बाद गोपालगंज। तीसरा हो गया सिवान, सिवान। चौथा हो गया सारण, सारण। पांचवा हो गया भोजपुर, भोजपुर। छठा हो गया बक्सर, बक्सर वही जिला है जहां से गंगा नदी हमारे बिहार में इंटर करती है, बक्सर। सातवां हो गया कैमूर और आठवां हो गया रोहतास, रोहतास। ये 8 जिले थे जिससे जिससे बिहार, ये बिहार के 8 जिले थे जिससे उत्तर प्रदेश का सीमा साझा होता है। अब हम बात करेंगे उत्तर, दक्षिण, पश्चिम हो गया, अब पूर्व की बारी आई। अब हम बात करेंगे पूर्व के बारे में। तो पूरब में जो हमारा बिहार है,
वह पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करता है। पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करता है। और यह जो पश्चिम बंगाल है, इससे बिहार के कुल 3 जिले सीमा साझा करते हैं। कुल 3 जिले। पश्चिम बंगाल से बिहार के कुल 3 जिले सीमा साझा करते हैं, जिनमें पहला है किशनगंज, दूसरा है पूर्णिया, और तीसरा है कटिहार। कटिहार से गंगा नदी बिहार से एग्जिट हो जाती है। अब यह हो गया बिहार की भौगोलिक सीमाएं। अब एक और बात कर लेते हैं बिहार की राजधानी पटना के बारे में, कि बिहार की राजधानी जो पटना है, उससे बिहार के कौन कौन से जिले सीमा साझा करते हैं। तो हम बात करते हैं बिहार की राजधानी पटना से सीमा साझा करने वाले जिले। सीमा साझा करने वाले जिले। तो यह जो बिहार की राजधानी पटना है, इस पटना से बिहार के कुल 9 जिले सीमा साझा करते हैं। कुल 9 जिले सीमा साझा करते हैं। तो अब हम उसके बारे में जानते हैं। इनमें पहला है भोजपुर, सारण, वैशाली वही जिला है जो जिनमें बिहार का पहला गणतंत्र लिच्छवी हुआ करता था। भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, बेगूसराय के बाद लखीसराय, 7वां नालंदा, 8वां जहानाबाद, और 9वां अरवल बिहार का सबसे नवीनतम जिला है, जो 2001 में जहानाबाद से पृथक होकर बनाया गया। यह हो गए बिहार के वह 9 जिले जो बिहार की राजधानी पटना से सीमा साझा करते हैं। अब हम आगे बात करेंगे बिहार के कुछ प्रतीक चिन्हों के बारे में। इससे आगे हम बात करने वाले हैं बिहार के कुछ प्रतीक चिन्हों के बारे में, जिसके अंतर्गत हम ये जानेंगे कि बिहार का राजकीय पक्षी कौन है, राजकीय पशु कौन है, राजकीय भाषा क्या है, ये सब इसी के अंतर्गत हम जानेंगे।
अब हम बात करेंगे बिहार के राजकीय प्रतीक के बारे में। बिहार के राजकीय प्रतीक, राजकीय प्रतीक। इसमें अगर बात की जाए तो सबसे पहले हम बात करेंगे राजकीय चिन्ह के बारे में, यानी बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है? राजकीय चिन्ह, राजकीय चिन्ह। तो बिहार का राजकीय चिन्ह जो है वह दो स्वास्तिक के बीच में बोधि वृक्ष है। बिहार का राजकीय चिन्ह दो स्वास्तिक के बीच में, दो स्वास्तिक के बीच में बोधि वृक्ष, यही हमारे बिहार का राजकीय चिन्ह है, बोधि वृक्ष। अब आगे हम बात करते हैं राजकीय पशु के बारे में। राजकीय पशु के बारे में बात करेंगे तो राजकीय पशु है बैल, राजकीय पशु बैल है। अब यह जो बैल है इसे 2013 में राजकीय पशु घोषित किया गया, 2013 में घोषित किया गया। लेकिन 2013 से पहले, 2013 से पहले हमारे बिहार का राजकीय पशु हुआ करता था रीछ, रीछ। अब आगे बात करते हैं राजकीय पक्षी के बारे में। राजकीय पक्षी की बात करें तो हमारे बिहार का राजकीय पक्षी है गौरैया, गौरैया। इस गौरैया को भी 2013 में राजकीय पक्षी घोषित किया गया, 2013 में। और बात करें 2013 से पहले क्या थी, तो 2013 से पहले हमारे बिहार की राजकीय पक्षी फाख्ता हुआ करती थी। फाख्ता एक पक्षी का नाम है, यही हमारे बिहार की राजकीय पक्षी हुआ करती थी। अब हम बात करें राजकीय मछली की। राजकीय मछली, राजकीय मछली की बात की जाए तो राजकीय मछली मांगुर, राजकीय मछली है मांगुर। इसे 2008 में राजकीय मछली घोषित किया गया। आगे हम बात करें राजकीय फूल के बारे में। राजकीय फूल, राजकीय फूल के बारे में बात करें तो यह है गेंदा, मैरीगोल्ड। इसे भी 2013 में राजकीय फूल का दर्जा दिया गया। अब आगे हम बात करेंगे राजकीय वृक्ष के बारे में। राजकीय वृक्ष के बारे में बात करें तो राजकीय वृक्ष जो है वह है पीपल, जिसे हम बोधि वृक्ष भी कहते हैं, क्योंकि पीपल वृक्ष के नीचे ही भगवान बुद्ध को ज्ञान यानी बोध की प्राप्ति हुई थी। बोधि वृक्ष। अब आगे बात करें राजकीय खेल के बारे में। राजकीय खेल, तो राजकीय खेल है
कबड्डी। कबड्डी हमारे बिहार का राजकीय खेल है। अब आगे हम बात करते हैं राजकीय भाषा के बारे में। राजकीय भाषा के बारे में तो हमारी राजकीय भाषाएं 2 हैं। राजकीय भाषाएं तो हमारी राजकीय भाषाएं 2 हैं, जिनमें से प्रथम राजकीय भाषा है हिंदी। बिहार की प्रथम राजकीय भाषा है हिंदी और द्वितीय राजभाषा है उर्दू। अब यह जो उर्दू है इसे 19 सितंबर 1980 को 19 सितंबर 1980 को द्वितीय राजकीय भाषा घोषित की गई थी। अब आगे हम बात करते हैं बिहार के कुछ प्रशासनिक विभाजनों के बारे में। बिहार का प्रशासनिक विभाजन बिहार का प्रशासनिक विभाजन की बात करते हैं। तो बिहार में सबसे पहले बात करेंगे प्रमंडल के बारे में। तो बिहार में कुल 9 प्रमंडल हैं। बिहार जिले में कुल 9 प्रमंडल हैं। आगे हम बात करते हैं अनुमंडल के बारे में। नहीं, इसके बाद प्रमंडल के बाद हम जिला की बात करेंगे। हमारे बिहार में कुल जिलों की संख्या कितनी है? तो कुल जिला है 38। अब इसके आगे हम बात करेंगे अनुमंडल के बारे में। अनुमंडल की बात की जाए तो वह है 101। फिर हम बात करेंगे प्रखंड के बारे में। प्रखंड की बात करेंगे तो हमारे बिहार में प्रखंडों की कुल संख्या 534 है। आगे हम बात करेंगे कुल पंचायत के बारे में। कुल पंचायत तो पंचायत कितनी है? पंचायत कुल है 8406। और अगर हम बात करें गांव के बारे में, गांव जिसे हम ग्राम भी कहते हैं, तो अगर गांव की बात करें तो गांव कुल कितना है? गांव है 45,106। 45,106। यह जो पंचायत और गांव का डेटा है ना, यह चेंज होते रहता है, तो इसमें ज्यादा मतलब ये करने की बात नहीं है कि हाँ एकदम एग्जैक्ट डेटा यही रहेगा, क्योंकि गांव होता है कुछ मतलब कुछ ऐसे भी गांव हैं जिसे रिलेवेंट अभी गांव का दर्जा नहीं दिया गया, लेकिन वह स्थानिक स्तर पर गांव मतलब मान लिया जाता है। तो गांव मतलब राउंड ऑफ करके हम इतना लिख सकते हैं, लेकिन यह प्रॉपर डेटा इसे नहीं माना जा सकता। अब अगर हम बात करें बिहार के नामकरण के बारे में, अब बात करते हैं बिहार का नामकरण। बिहार का नामकरण यानी हमारा जो बिहार है इसका नाम बिहार ही क्यों पड़ा?
कुछ और भी नाम दिया जा सकता था। तो बिहार ही क्यों पड़ा, इसके पीछे की क्या वजह थी, उसके बारे में हम जानते हैं। तो एक समय की बात है 12वीं सदी की। 12वीं सदी में क्या था कि बिहार में बौद्ध मठ बहुत ज्यादा संख्या में थी। अब तो कुछ कम हो गया है, कम क्या मतलब नगण्य बच गया है, जीरो ही उसे समझ सकते हैं, थोड़ा बहुत है दो चार तो। लेकिन 12वीं शताब्दी की बात करें तो उस समय बौद्ध मठों की संख्या बहुत अधिक थी। तो इसीलिए 12वीं सदी में बौद्ध मठों की बहुलता के कारण, बहुलता यानी अधिकता, बौद्ध मठों की अधिकता के कारण इसका नाम बिहार पड़ा। बिहार पड़ा। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहे होंगे, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ठीक है 12वीं सदी में बौद्ध मठ यहाँ बहुत ज्यादा संख्याओं में थी, तो इससे मतलब बिहार का क्या संबंध, बिहार जो शब्द है उसका बौद्ध मठ से क्या संबंध, यानी कि जो हमारा बौद्ध मठ बहुत ज्यादा संख्याओं में थी, तो इससे हम इस प्रदेश का नाम बिहार क्यों रख सकते हैं। तो इसका भी एक कारण है, क्योंकि जो हमारा बौद्ध मठ होता है, उसे पहले विहार कहा जाता था। विहार कहा जाता था। जैसे आपने नाम सुना होगा नालंदा महाविहार, विक्रमशिला महाविहार, जिसे आज विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं, उसे 11वीं-12वीं शताब्दी में विहार कहा जाता था, महाविहार। तो यह जो विहार शब्द है, यह जो हमारा बिहार शब्द है, विहार, यही बिहार शब्द को और अपभ्रंश तरीके से जब लोगों ने बोलना शुरू किया, तो इसी बिहार शब्द को लोगों ने बिहार कह दिया। इस विहार शब्द को लोगों ने क्या कह दिया, बिहार कह दिया। और यही वजह थी कि आज हमारे राज्य का नाम बिहार है। तो आज के लिए बस इतना ही। इससे आगे का जो भी कॉन्सेप्ट होगा, जो भी फैक्ट्स होंगे, उसे हम अगली क्लासेस में बात करेंगे। तो आज के सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि जब भी हमारी क्लासेस आए वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर पुराने स्टूडेंट हैं या कोई भी नए जुड़े हैं तो वो अपने दोस्तों तक शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने कोई भी स्टडी ग्रुप, सगे संबंधी जो भी इस वीडियो के हकदार हैं, जो इसे पसंद करना मतलब देखकर पसंद कर सकते हैं, आपको लगता है, तो उन तक जरूर शेयर करें, ताकि उन तक ये क्लास पहुंच सके। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और कमेंट सेशन में भी पिन कर दिया गया है, तो उसे भी जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि हम जो क्लास लिए हैं उसका बोर्ड पीडीएफ उसी टेलीग्राम चैनल पर जाएगा। और शाम में जो आज हम क्लास लिए हैं उसी से रिलेवेंट क्वेश्चंस के माध्यम से क्विज कराए जाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे, जय हिंद।